हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल्स जीएस बाई एम एस सर में। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ये क्लास चली हिंदी साहित्य के इतिहास, ठीक है। इससे पहले हमने आगे क्लास दे रखी है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन हिंदी साहित्य, ठीक है। प्राचीन काल को कितने भागों, कौन कौन से नाम दिया गया था, उसमें कौन सी, जैसे रासो साहित्य आती है, नाथ साहित्य आता है, ठीक है। तो इनको विभाजन काल हमने इससे पहले पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को देखें, ठीक है, उसे देखें, नोट्स बनाएं, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, ठीक है। यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट, ऐसे जितने भी अदर टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये, ठीक है, ये वीडियोस और ये क्लासेस। तो आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को क्या, रासो साहित्य। क्या रासो साहित्य? रासो साहित्य में जैसे दोस्तों की पृथ्वीराज रासो, ठीक है, चंद्रवरदाई की रचना, ठीक है, नलपति नाल्ला, ठीक है, जैसे कि नाल उनकी रचना है, जैसे विशलदेव रासो। तो ऐसे करके हमने पढ़ा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे नाथ साहित्य। क्या? नाथ साहित्य, उसी में आता है। रासो साहित्य के बाद हम लोग विभाजन जब हम बताए थे तो बताए थे कि नाथ साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, अन्य प्रकार के साहित्य प्राचीन काल में ही थे, ठीक है। तो रासो साहित्य हम पढ़ा दिए हैं। अब चल रहे हैं आप लोग को क्या, नाथ साहित्य पे लेके, ठीक है। तो नाथ साहित्य के बारे में जानेंगे। तो नाथ साहित्य, तो प्रश्न बनेगा दोस्तों कि नाथ साहित्य की संख्या कितनी थी, ठीक है, यानी नाथ साहित्य कितने थे? तो 9 थे दोस्तों। कितने थे? 9 थे, ठीक है। उसके बाद से नाथ संप्रदाय के जनक पूछेगा। क्या? नाथ संप्रदाय के जनक। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। या तो आपसे कहेगा मच्छेंद्रनाथ, या फिर प्रश्न है इसका आंसर आएगा मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आ चुका है पेपर में तो इसलिए बोल रहे हैं। तो नाथ संप्रदाय के जनक मच्छेंद्रनाथ। कौन है? मच्छेंद्रनाथ, ठीक है। आगे देखिए, आप कहेगा कि नाथ संप्रदाय के, नाथ साहित्य के जनक पूछेगा तो गोरखनाथ जी हैं। कौन है? गोरखनाथ जी, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय का जनक पूछे तो मच्छेंद्रनाथ, और नाथ साहित्य का जनक पूछे तो गोरखनाथ जी। कौन है? गोरखनाथ। देखिए डिफरेंट थोड़ा से, नाथ संप्रदाय है, एक नाथ साहित्य है। तो नाथ संप्रदाय मच्छेंद्रनाथ, नाथ साहित्य गोरखनाथ जी, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ठीक है। आगे गोरखनाथ जी, अब इनकी रचना भी है। गोरखनाथ जी की क्या प्रमुख रचना है? जैसे ज्ञानावली है। क्या दोस्तों? ज्ञानावली है। उसके बाद से क्या है? रोमावली है, ज्ञान तिलक है, हाँ, पचमात्रा है, शब्दी है। तो इनके प्रमुख रचना है। ज्ञानावली हो गई, रोमावली हो गई दोस्तों, ज्ञान तिलक हो गया, उसके बाद से पचमात्रा हो गई, शब्दी हो गई, ठीक है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं है, ठीक है। अब आगे और भी रचनाएं हैं, बट ये प्रमुख रचनाएं थी। नाथ साहित्य के अन्य नाम भी जाना जाता है, जैसे नाथ साहित्य के अन्य नामों से भी जाना जाता है ना, तो याद रखिएगा, उसे बोलते हैं अवधूत मत। क्या बोलते हैं? अवधूत मत। क्या बोलते हैं? अवधूत मत, ठीक है। अब तीसरा आता है दोस्तों, हमने पहला रासो साहित्य पढ़ लिया था, नाथ साहित्य भी हो गया। अब तीसरा है हम लोग का क्या दोस्तों? तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तीसरा है क्या हम लोग का? सिद्ध साहित्य। क्या है? सिद्ध साहित्य। अब बोलेंगे सिद्ध साहित्य क्या होता है सर? तो सिद्ध साहित्य क्या होता है, यानी बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बटा था कि नहीं बटा था? आप लोग को पता ही होगा, बहुत अच्छे से हिस्ट्री पढ़े होंगे। तो बौद्ध धर्म के जो महायान के शाखा के अनुयायी थे। क्या दोस्तों? महायान शाखा के अनुयायी, यानी बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी जो थे वही सिद्ध साहित्य कहलाए, सिद्ध साहित्य में आते थे। क्या? सिद्ध साहित्य में आते थे। तो सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 84। कितनी दोस्तों? 84। तो सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। अब सिद्धों की पहचान की बात करें तो सिद्धों को पहचानेंगे कैसे? तो उनके नाम के अंत में हमेशा पा लगा रहेगा। क्या दोस्तों? पा लगा रहेगा, याद रखिएगा। जैसे कि सरह प्लस पा, सरहपा। क्या? सरह प्लस पा, सरहपा, ठीक है। तो इनकी रचना है कि दोहा कोश, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सरह प्लस पा तो क्या हो जाएगा? सरहपा। और ये क्या है? इनकी रचना है दोहा कोश दोस्त, ठीक है। अगला है सवर प्लस पा,
यानी कि स्वर प्लस पा। देखिए नाम के पीछे इनके लग रहा है पा ना, इनकी पहचान है। सिद्ध साहित्यों के कवियों की पहचान कैसे करेंगे, तो स्वर प्लस पा, तो स्वर पा और क्या चर्यापाद, यानी क्या है चर्यापाद इनकी रचना है। तो चर्यापाद किसकी रचना है, सरव पा की रचना है, ठीक है, सौरपा की रचना है। और सरहपा की रचना क्या है, दोहा कोश है। क्या दोस्तों, दोहा कोश है ना। तो इतनी बातें किस में होगी, हमारी सिद्ध साहित्य में, ठीक है। महत्वपूर्ण है, पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर का नहीं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब कुछ भी। आगे अन्य प्रकार के साहित्य, क्या अन्य प्रकार के साहित्य, तो अमीर खुसरो, ये अन्य प्रकार में लोग भी आते हैं, जैसे कि अमीर खुसरो जी आ गए हैं, ठीक है। तो अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, हिंद का तोता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंद का तोता। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो हिंद का तोता कहा जाता है। पहेलियों और मुकरियों के जनक इनके माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहेलियों और मुकरियों, ठीक है, तो इनका जनक माना जाता है, ठीक। आगे पहेलियाँ जानते हैं, मुकरियाँ जानते हैं आप लोग क्या चीज़ें होती है ना, तो उसमें ज़्यादा होने की बात है। और रचना इनकी, अमीर खुसरो की रचना क्या थी, तो नजराने हिंद, ठीक है। ये तीनों रचनाएं दिमाग में अपने रखिएगा, बहुत ही अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण रचना है। नजराने हिंद, ये देश पे आधारित थी। किस पे दोस्तों, देश पे आधारित रचना थी नजराने हिंद, ठीक है। अगली रचना थी हम लोग की दोस्तों, हालात एक कन्हैया। क्या थी, हालात एक कन्हैया। तो हालात एक कन्हैया धार्मिक पुस्तक थी। क्या दोस्तों, धार्मिक पुस्तक थी, ठीक है। आगे खाली के वारी, क्या खाली के वारी, ये शब्दकोश था, जैसे डिक्शनरी टाइप था ना, डिक्शनरी टाइप था। और इसमें अरबी प्लस फारसी लैंग्वेज यानी भाषा थी। तो अमीर खुसरो जी ने एक शब्दकोश लिखा था, तो पूछ देगा, आपको दे देगा 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन। तो खाली के वारिक, याद रखिएगा खाली के वारिक है। तो क्या थी, शब्दकोश थी, इसमें बस अरबी और फारसी के भाषा ही लिखे गए थे ना दोस्तों। अगला है हिंदी का पहला उल्लेख। क्या, हिंदी का पहला उल्लेख मिलता कहाँ है, तो खाली के वारी, क्या खाली के वारी में मिलता है ना। तो हिंदी का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो खाली के वारी में मिलता है, क्योंकि ये क्या था, ये आपका शब्दकोश था। तो शब्दकोश में हिंदी का उल्लेख भी मिला, ठीक है। तो हिंदी शब्द का आगे, तो इसमें पहले हमारे अमीर खुसरो जी हो गए, दूसरे अन्य प्रकार के साहित्य में, ठीक है। और दूसरे जी हमारे हो गए क्या, विद्यापति जी। क्या, विद्यापति, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, प्रश्न बन चुका है वर्ष परीक्षाओं में। इनकी रचना क्या है, कीर्ति लता। क्या दोस्तों, कीर्ति लता। अगला आता है कीर्ति पटाका। क्या, कीर्ति पटाका। और अगली रचना है सबसे महत्वपूर्ण जो पूछी गई है अब तक को, कितनी बार पूछी गई है, तो पदावली। क्या दोस्तों, पदावली, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, ठीक है, इसे ध्यान पे रखिएगा। विद्यापति जी की रचना कौन सी है दोस्तों, तो पदावली। कौन सी, पदावली है। और ये किस भाषा में लिखी गई, तो मैथिली भाषा में, मैथिली भाषा, याद रखिएगा ना दोस्तों, मैथिली भाषा में लिखी गई थी। इसी कारण इनको मैथिल कोकिला कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न बन चुका है कि किस कवि को मैथिल कोकिला कहा जाता है, तो विद्यापति जी को। किसको, विद्यापति जी को क्या कहा जाता है, मैथिल, क्योंकि उन्होंने कौन सी रचना की थी, पदावली जो रचना थी दोस्तों, पदावली रचना को मैथिल भाषा में रचना की थी, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा गया था, इनको कहा गया था मैथिल कोकिल। क्या दोस्तों, मैथिल कोकिल, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्या, प्राचीन साहित्य में हम लोग पढ़ रहे थे। प्राचीन साहित्य को कितने भागों में बांटा गया था, तो नाथ साहित्य था, सिद्ध साहित्य हो गया, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासु साहित्य, अन्य प्रकार के साहित्य। अगर अन्य प्रकार में 2-3 और हमारे कवि बचे होंगे तो उसे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो अगर आप लोग को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा आप लोग को, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ढेर सारा प्यार आप लोग का चाहिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।